बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन किया था ऑन एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट एंड आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। आज हम डाइपोल का बिहेवियर देखने जा रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बिहेवियर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको देख लेते हैं। उसके बाद कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की वजह से फील्ड का कैलकुलेशन करेंगे, रिंग की वजह से, लॉन्ग वायर की वजह से और डिफरेंट शेप के कंटिन्यूस चार्जेस की वजह से। ठीक है, यूजिंग कूलम्स लॉ। तो बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बिहेवियर से मतलब हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड। यू कैन से टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, फोर्स एंड टॉर्क दोनों देखने जा रहे हैं। ठीक है, पहले यूनिफॉर्म फील्ड में देखेंगे, उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में देखेंगे। यूनिफॉर्म फील्ड किसे कहते हैं? पैरेलल और इक्वी स्पेस लाइंस। कैसी लाइंस? पैरेलल लाइंस, स्ट्रेट, पैरेलल एंड इक्वी स्पेस्ड। इक्वी स्पेस्ड मीन्स इन दोनों लाइन के बीच के डिस्टेंस और इन दोनों लाइंस के बीच के डिस्टेंस जो है वो क्या है? सेम है। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन जो है किसका रिप्रेजेंटेशन है? यूनिफॉर्म फील्ड का रिप्रेजेंटेशन है। यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब ये है एट एवरी पॉइंट फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है? सेम है और डायरेक्शन भी जो है वो क्या है? एक ही है। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे फील्ड स्ट्रेंथ सेम है और डायरेक्शन भी एक ही है। ठीक है, डायरेक्शन सेम है। तो ऐसे फील्ड को हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म फील्ड कहते हैं। तो यूनिफॉर्म फील्ड में हमने डाइपोल के बिहेवियर को स्टडी करना है। ये हमारा डाइपोल है, सॉरी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डाइपोल है हमारा। डाइपोल क्या होता है? इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का सिस्टम। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, दिस इज माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू। ये दो चार्जेस का सिस्टम हमारा डाइपोल है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? यहाँ से यहाँ 2a। डाइपोल मोमेंट कहाँ से कहाँ है बच्चों? माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ को। तो मैंने क्या बताया था? क्या जानते हैं हम ये जानते हैं कि ये डाइपोल दो चार्जेस का सिस्टम है और चार्जेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या लगता है? फोर्स। तो प्लस क्यू चार्ज के ऊपर अगर मैं फोर्स देखूं तो प्लस क्यू चार्ज के ऊपर फोर्स कहाँ लगता है? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस प्लस क्यू चार्ज के ऊपर फोर्स कहाँ लगेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट्स से दिस फोर्स इज F1। ठीक है, और माइनस क्यू चार्ज के ऊपर फोर्स कहाँ लगेगा? इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इस फोर्स को मैं क्या कह रहा हूँ? F2। सबसे पहले मैं चेक करने जा रहा हूँ फोर्स। बिहेवियर का मतलब हमने यहाँ देखना है फोर्स एंड टॉर्क। सबसे पहले मैं फोर्स चेक करने जा रहा हूँ कि फोर्स एक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है डाइपोल के ऊपर। नेट फोर्स कितना एक्ट कर रहा है? तो फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज अगर हम देखें बच्चों, फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज, तो प्लस क्यू चार्ज के ऊपर फोर्स कितना है? F1 इज इक्वल टू QE। F1 इज इक्वल टू QE। कहाँ है फोर्स? क्या बता रहा है? फोर्स कहाँ पर है? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वेक्टर इक्वेशन ये बता रही है। एंड फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज, फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज, अगर आप माइनस क्यू चार्ज के ऊपर फोर्स देखेंगे बच्चों तो कहाँ आएगा? F2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ QE। माइनस साइन क्यों लगाया है मैंने माइनस साइन इसलिए लगाया है कि नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन मींस माइनस ऑफ E की डायरेक्शन में एक्ट करता है। क्लियर? तो नेट फोर्स अगर हम निकालें ऑन डाइपोल तो देखो यहाँ E और यहाँ E दोनों लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? सेम है। क्यों सेम है? बिकॉज हम डाइपोल का बिहेवियर कहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं? इस फील्ड में डिस्कस कर रहे हैं। कैसा फील्ड? यूनिफॉर्म फील्ड। यूनिफॉर्म फील्ड उसे कहेंगे जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट क्या होगी? सेम। ठीक है, तो ये फील्ड, दोनों फील्ड जो है क्या है? प्लस क्यू की लोकेशन पे फील्ड और माइनस क्यू की लोकेशन पे फील्ड, दोनों जगह पे फील्ड क्या है? सेम है। ठीक, तो नेट फोर्स ऑन डाइपोल, अगर हम डाइपोल पे नेट फोर्स निकालें तो डाइपोल पे नेट फोर्स कितना आएगा? F इज इक्वल टू F1 प्लस F2। तो जब मैं F1 प्लस F2 करूँगा यहाँ से तो F1 प्लस F2 क्या आएगा बच्चों? F इज इक्वल टू F1 इज QE एंड F2 इज माइनस QE।
क्यू ई माइनस क्यू ई आपको क्या मिलेगा, नल वेक्टर, जीरो वेक्टर। ठीक है, मतलब क्या, मतलब ये कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज ज़ीरो। ठीक है, इसका मतलब कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो। और जब नेट फोर्स ज़ीरो है तो नेट फोर्स ज़ीरो का क्या मतलब होता है बच्चों, नेट फोर्स ज़ीरो का मतलब होता है नो ट्रांसलेशन, मीन्स यहाँ पे डाइपोल ट्रांसलेट नहीं कर रहा होगा। ट्रांसलेशन से क्या मतलब है, ट्रांसलेशन से यहाँ हमारा क्या मतलब है, ट्रांसलेटरी मोशन कैसे पता लगता है कि बॉडी ट्रांसलेट करी, अगर बॉडी का सेंटर ऑफ मास शिफ्ट किया, अगर सेंटर ऑफ मास एक जगह से दूसरी जगह पे चला गया, सेंटर ऑफ मास की अगर शिफ्टिंग हुई तो बॉडी इज सेड टू बी इन ट्रांसलेटरी मोशन। सेंटर ऑफ मास को कौन शिफ्ट करता है बच्चों, फोर्स करता है शिफ्ट। फोर्स जो है वो बॉडी के सेंटर ऑफ मास को चलाता है। अगर बॉडी पे नेट फोर्स एक्ट कर जाए तो सेंटर ऑफ मास मूव करेगा। ठीक है, तो और नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ज़ीरो है तो बॉडी का सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से मूव नहीं करेगा, मीन्स बॉडी की पोजीशन वही बनी रहेगी, बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब नेट फोर्स ज़ीरो है, दिस मीन्स नो ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम है यहाँ, डाइपोल का सेंटर ऑफ मास मीन डाइपोल आगे मूव नहीं कर रहा है, डाइपोल शिफ्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पर अपनी जगह पर है डाइपोल। ठीक है, तो नेट फोर्स ऑन डाइपोल यहाँ पे हम लिख दें, नेट फोर्स ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड इज ज़ीरो। कब डाइपोल के ऊपर फोर्स एक्ट करेगा, डाइपोल के ऊपर फोर्स कब एक्ट करेगा बच्चों, फोर्स तब एक्ट करेगा जब ये दोनों फील्ड अलग अलग हो जाएं, प्लस क्यू की लोकेशन और माइनस क्यू की लोकेशन पे जो फील्ड की वैल्यूज हैं वो डिफरेंट हो, आइदर डायरेक्शन डिफरेंस हो या मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो या दोनों डिफरेंट हो। ठीक है, तब ये दोनों फोर्सेस F1 और F2 अलग अलग आएंगे, और जब अलग अलग आएंगे तो नेट रिजल्टिंग फोर्स एक्ट कर जाएगा डाइपोल पे, और जब नेट रिजल्टिंग फोर्स डाइपोल पे एक्ट करेगा तो डाइपोल ट्रांसलेट कर जाएगा। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में डाइपोल है तो ट्रांसलेटरी मोशन होगा डाइपोल में, और यूनिफॉर्म फील्ड में है तो नो ट्रांसलेशन। तो हमने नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में बिहेवियर को डिस्कस नहीं करना है, लेकिन वन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में डाइपोल का मोशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में मोशन ऑफ द डाइपोल, थ्योरेटिकल पूछता है आपसे ABCD ऑप्शन देकर। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में नो ट्रांसलेशन, क्लियर। अब हम क्या देखें, टॉर्क। टॉर्क क्यों देख रहे हैं हम यहाँ पर, इक्विलिब्रियम क्यों नहीं कह दिया, इसलिए देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों टॉर्क कि ये दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन इस डाइपोल के सेंटर ऑफ मास से, अगर ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ये मिड पॉइंट है O, तो इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन इसके सेंटर ऑफ मास से पास नहीं कर रहा है, यहाँ से पास नहीं कर रहा है। ये A है और ये B है, मान लेते हैं ये A है और ये B है, तो इसका सेंटर ऑफ मास, इसका इन दोनों फोर्सेस का, ये दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेंटर से पास नहीं कर रहा है। जब फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ मास से पास करता है तो फोर्सेस कॉन्करेंट कहलाते हैं, और कॉन्करेंट फोर्सेस के लिए टॉर्क जीरो होता है। ठीक है, यहाँ पे दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, ये दोनों फोर्सेस मीट नहीं कर रहे हैं, लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है इनका, क्लियर। तो यहाँ पे ये फोर्सेस क्या प्रोड्यूस कर रहे होंगे, टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे होंगे। ठीक है, टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे होंगे। साथ में क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये दोनों फोर्सेस क्या फॉर्म कर रहे हैं, रोटेशनल डायनेमिक्स याद करो 11 का, क्या फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे ये दोनों फोर्सेस, कपल फॉर्म कर रहे हैं। क्या फॉर्म कर रहे हैं, कपल। कपल किसे कहते हैं बच्चों, दो या दो से ज्यादा ऐसे फोर्सेस, टू और मोर फोर्सेस। कपल मीन नॉट नेसेसरी टू फोर्सेस हो, दे मे बी 3, 4, 5 एनी नंबर ऑफ फोर्सेस। ठीक है, couple means two or more forces producing a net zero force and rotating the body are said to be forming couple। समझ रहे बात को, क्या कहा मैंने। ठीक है, नेट रिजल्टिंग फोर्स, बॉडी पे जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, 2, 3, 4, 5 एनी नंबर ऑफ फोर्सेस, उन सारे फोर्सेस का नेट रिजल्टेंट जीरो हो और वो फोर्सेस मिलकर बॉडी में टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो फोर्सेस आर सेड टू बी फॉर्मिंग कपल। ठीक है, तो वहाँ पे फोर्सेस क्या फॉर्म कर रहे होते हैं, कपल फॉर्म कर रहे होते हैं। और जब फोर्सेस कपल फॉर्म कर रहे होते हैं तो कौन सा मोशन होता है, क्या बताया था मैंने 11 में, प्योर रोटेशन। कौन सा मोशन होता है, प्योर रोटेशन। प्योर रोटेशन किसे कहते हैं बच्चों, प्योर रोटेशन मीन्स नो ट्रांसलेशन, मीन्स सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पे होगा,
सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पे होगा, सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा, बॉडी रोटेट कर रही होगी। ठीक है, डाइपोल रोटेट कर रहा होगा किसी भी पैटर्न में, आइदर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, डिपेंडिंग अपॉन किधर टॉर्क डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन को नहीं बदलेगा, डाइपोल अपनी पोजीशन पर अपनी जगह पे रोटेट कर रहा होगा। ठीक है, अगर डाइपोल रोटेट करता हुआ आगे बढ़ रहा है, सेंटर ऑफ मास भी शिफ्ट कर रहा है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास को कौन चला रहा है? फोर्स चला रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि डाइपोल के ऊपर टॉर्क के साथ क्या एक्ट कर रहा है? फोर्स एक्ट कर रहा है। इसका मतलब डाइपोल जो है वो किस में है? नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में है। यहाँ पे यूनिफॉर्म फील्ड में फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, ओनली टॉर्क एक्ट करेगा। डाइपोल यहाँ पे क्या होगा? प्योर रोटेशन में होगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट डाइपोल रोटेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हियर फोर्सेज आर फॉर्मिंग कपल, मैं लिख दूं हियर फोर्सेज आर फॉर्मिंग कपल। किसे कहते हैं कपल? टू और मोर फोर्सेज, टू और मोर फोर्सेज producing a zero force, producing a net zero force and rotating the body means rotate कौन कराता है बॉडी को? टॉर्क। ठीक है, मीन्स फोर्सेस का नेट रिजल्टेंट जीरो हो और वो फोर्सेस टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हों, आर सेट टू बी फॉर्मिंग कपल। आर सेट टू बी फॉर्मिंग कपल। ठीक है, और जब फोर्सेस कपल फॉर्म कर रहे होंगे क्या होगा? बॉडी किस कौन से मोशन में होगी? मैंने क्या बताया? प्योर रोटेशन में। ठीक है, प्योर रोटेशन का क्या मतलब कि नो ट्रांसलेशन। क्लियर? सो द डाइपोल फॉर्मिंग कपल, सो द डाइपोल will be in pure rotation. Dipole will be in pure rotation. Pure rotation का मतलब center of mass at rest remains at its position, center of mass of the dipole, and the dipole rotate. उसे हम क्या कहते हैं? प्योर रोटेशन कहते हैं। जब फोर्सेस कपल फॉर्म कर रहे होते हैं तो टॉर्क निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो टॉर्क ऑन द डाइपोल कैन बी कैलकुलेटेड एज कैसे? मैग्नीट्यूड ऑफ टाउ इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्स, दोनों में से किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। ये फॉर्मूला सिर्फ कपल के लिए लगता है, याद रखना। हर जगह आप नहीं लगाएंगे फॉर्मूला टॉर्क का, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। और मैंने 11 में ये भी बताया था जब फोर्सेस कपल फॉर्म कर रहे होंगे तो आप किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालेंगे सेम आएगा। तो या तो आप ये भी लगा सकते हैं, या चाहे तो आप पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क निकाल सकते हैं, या पॉइंट ओ के अबाउट निकाल सकते हैं, या पॉइंट बी के अबाउट निकाल सकते हैं। किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालेंगे एक ही रिजल्ट मिलेगा, एक ही वैल्यू मिलेगी। या ये फॉर्मूला लगाएंगे तब भी वही रिजल्ट आएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। चूँकि एनसीईआरटी में ये लगा रहा होता है तो मैं इसी को लगा रहा हूँ। है नाउ ये डिस्टेंस कितनी थी हमारी बच्चों? 2a। ये जो डिस्टेंस थी हमारी माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज के बीच की डिस्टेंस हमने क्या ली थी? 2a। और डाइपोल एक्सिस कौन सी है? माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ कोई डाइपोल मूवमेंट है। ठीक है, और डाइपोल मूवमेंट से ये डाइपोल मूवमेंट है, डाइपोल मूवमेंट से ये एंगल कितना बना रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड ये है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल लॉन्ग लाइन खींची तो इलेक्ट्रिक फील्ड से ये डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है? इतना है, थीटा डिग्री। ठीक है, लेट द डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द फील्ड। यहाँ पे दिखाओ एंगल या यहाँ पे दिखाओ, एक ही बात है। ये थीटा है, ये भी थीटा है। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन को डॉट 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 करके हमने बढ़ाया और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, दूसरे फोर्स से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा। तो ये bn जो है, ये जो bn है ये इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ से। ठीक है, या इन दोनों फोर्सेस के बीच की, इन दोनों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन की
की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इन दोनों फोर्सेस के बीच के में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये 2 है आपका 2a, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, ये थीटा है, तो ये क्या मिलेगा आपको साइन थीटा 2a साइन थीटा। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलेगी आपको, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलेगी आपको, मैं यहाँ सही से लिख दूँ कितनी मिलेगी 2a साइन थीटा। जो bn है साइन थीटा इज इक्वल टू bn अपॉन 2a, साइन थीटा इज इक्वल टू bn अपॉन 2a, तो bn इज इक्वल टू 2a साइन थीटा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्स कितना, मैग्नीट्यूड कितना है फोर्सेस का QE, यहाँ भी QE। ठीक है, तो QE इंटू 2a साइन थीटा। टू ए साइन थीटा इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर बच्चों? अब मैंने क्या बताया था, जब भी किसी भी एक्सप्रेशन को लिखना है तो किसके टर्म में लिखना है, डाइपोल मोमेंट के टर्म में लिखना है। तो ये Q और 2a एक जगह ले आओ, तो टाउ जो आ जाएगा आपका टॉर्क, टॉर्क क्या आ जाएगा 2QA इंटू E इंटू साइन थीटा, तो टॉर्क क्या आ गया आपका PE साइन थीटा। ठीक है, अगर थीटा हमारा 0 डिग्री है या थीटा हमारा 90 डिग्री है तो टॉर्क कैसा होगा PE, यानी कैसा होगा मैक्सिमम। तो मैक्सिमम टॉर्क तब लगता है जब डाइपोल कहाँ रखा होगा, मैग्नेटिक फील्ड से ऐसे रखा होगा 90 डिग्री के एंगल पे। और अगर थीटा 0 है, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, थीटा इक्वल टू 0, तो साइन 0 क्या 0 ना, तो टॉर्क क्या होगा 0, टॉर्क 0 होगा। तो टॉर्क 0 और नेट फोर्स तो 0 है ही, अरे नेट फोर्स तो 0 है ही डाइपोल पे, टॉर्क 0 और एफ नेट 0, एफ नेट तो 0 है ही। इसका मतलब ये कौन सी सिचुएशन होगी, इक्विलिब्रियम सिचुएशन होगी, डाइपोल इज इन इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम होगा ये बच्चों, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। कैसे होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, अभी देखते हैं। ठीक है, तो डाइपोल अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से 0 डिग्री के एंगल पे है, 0 डिग्री का एंगल मीन्स ऐसे होगा डाइपोल, इधर होगा -q चार्ज, इधर होगा +q चार्ज, डाइपोल मूवमेंट और फील्ड एक ही डायरेक्शन में होंगे, ये होगी डाइपोल की लोकेशन। ठीक है, ये सिचुएशन कौन सी सिचुएशन है डाइपोल की, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। और अगर इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री ले लें तो साइन 180 अगेन 0, साइन 180 0 का मतलब टॉर्क 0, और फोर्स तो 0 है डाइपोल पे, नेट फोर्स तो 0 है डाइपोल पे, अभी हमने देखा है, ये भी इक्विलिब्रियम है। तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री वाली स्टेट में डाइपोल किस में होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। कौन सा इक्विलिब्रियम होगा ये, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। 3 प्रकार के इक्विलिब्रियम होते हैं हमारे, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। मैंने डिस्कस किए ये तीनों इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री वाली स्टेट कौन सी स्टेट है, स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट है डाइपोल की। और 180 डिग्री वाला स्टेट कौन सा स्टेट है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट है बच्चों। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री इज द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट। और हमने एसएचएम में पढ़ा है कि जब भी बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगी और उस बॉडी को उसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से जब आप स्लाइटली डिस्प्लेस करोगे तो स्लाइट डिस्प्लेसमेंट के बाद वो क्या करेगी, एसएचएम करेगी। ठीक है, एसएचएम की कंडीशन हमने पढ़ी थी। ठीक है, क्या पढ़ा था एसएचएम में कि स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन इज द मीन पोजीशन ऑफ द बॉडी, इन दिस पोजीशन net force and or net torque on the body is 0 and potential energy of the body is minimum। तो ये स्टेट मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाली स्टेट भी है डाइपोल की। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है डाइपोल की। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट को हमने क्या पढ़ा था, अगर आप याद करो, मैंने स्फीयर के ऊपर बॉल रख के एग्जाम्पल दिया था एसएचएम में कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट कौन सा स्टेट है हमारा, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी वाला स्टेट है। ठीक है, क्योंकि अभी हमने डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी को नहीं पढ़ा है, अभी आगे पोटेंशियल वाले चैप्टर में हम इस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे और फिर इन दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट को पोटेंशियल एनर्जी से रिलेट करेंगे। ठीक है, तो इस पोजीशन में डाइपोल की यहाँ यूनिफॉर्म फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है,
इस पोजीशन में डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कैसे है अभी, एक तो एनर्जी मेथड से हम चेक करते हैं इक्विलिब्रियम, दूसरा हम चेक करते हैं किससे, डिस्प्लेसमेंट मेथड से। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डाइपोल है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। ये इनिशियल पोजीशन है डाइपोल की, ये इनिशियल पोजीशन है। यहाँ पे माइनस क्यू था, प्लस क्यू था, डाइपोल मोमेंट ये था माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो ये कौन सी स्टेट है, स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट है। अगर आप यहाँ से डाइपोल को स्लाइटली डिस्प्लेस करोगे, स्लाइटली डिस्प्लेस करोगे, ठीक है, स्लाइट, दिस थीटा इज स्लाइट, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए ये एसएचएम करेगा, ठीक है। कैसे एसएचएम करेगा कि प्लस क्यू यहाँ पहुँच जाएगा, जब यहाँ पहुँचेगा तो फोर्स इधर लगेगा प्लस क्यू पे, कितना फोर्स लगेगा, क्यू ई, और माइनस क्यू यहाँ पहुँचेगा तो फोर्स इधर लगेगा क्यू ई। तो जरा देखो तो सही कि ये दोनों फोर्सेस मिलकर डाइपोल को वापस नहीं ले आएंगे। आपने डाइपोल को यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस कर, तो डाइपोल क्या होगा, वापस आएगा, रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा जो डाइपोल को वापस उसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन रीगेन कराएगा, ठीक है। जब आप यहाँ से डिस्प्लेस करोगे तो डाइपोल वापस आएगा, नीचे को डिस्प्लेस करोगे तो फिर डाइपोल वापस आएगा। नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इधर डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज पे उधर डेवलप होगा, डाइपोल को वापस लेके आएगा, ठीक है। तो जब बॉडी को उसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं और बॉडी वापस आ जाए, यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यहाँ एंगुलर एसएचएम होगा, तो एंगुलर एसएचएम के जब स्लाइटली डिस्प्लेस करोगे और बॉडी वापस आ जाए, ठीक है, डाइपोल वापस आ रहा है, रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो जब इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से इस इक्विलिब्रियम को 0 डिग्री स्टेट से डिस्प्लेस किया तो डाइपोल वापस आया, अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन किया। तो इसलिए ये पोजीशन कौन सी, ये स्टेट कौन सी स्टेट है, स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट है। क्लियर। अब यहाँ पे क्या करेगा, एससी वर्मा में 2 प्रॉब्लम दी हुई हैं आपको, और दुनिया भर की सारी बुक्स में प्रॉब्लम दी हुई हैं। क्या कहेगा कि ये लाइट रॉड, क्या कहेगा आपसे कि ये लाइट रॉड के एंड पे 2 मासेस हैं, 2 इक्वल मासेस हैं, इक्वल मास, इक्वल चार्जेस, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, प्लस माइनस क्यू, लाइट रॉड के एंड पे प्लस माइनस क्यू इक्वल चार्जेस हैं, ठीक है। दोनों चार्जेस का मास सेम है, m मास सेम है। लेंथ ऑफ रॉड आपसे कहेगा, लेंथ ऑफ रॉड जो है वो कितनी है, l है, ठीक है। ये जो दोनों मासेस हैं, लाइट रॉड मीन्स इस रॉड के मास को कंसिडर नहीं करना है। ये दोनों जो मासेस हैं, ये दोनों चार्जेस जो हैं इनके मास सेम है m, एक माइनस क्यू चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है। कौन सी पोजीशन पर रखा हुआ, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री स्टेट पर रखा हुआ, किस में रखे हुए, यूनिफॉर्म फील्ड में रखे हुए। ये सब कहानी कहेगा आपसे, क्वेश्चन आप बुक से गो थ्रू होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ से, ऐसे रखे हुए। कहेगा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट है। नाउ कहेगा शो करिए कि स्लाइट डिस्प्लेसमेंट के लिए, जैसे हम इसको स्लाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देंगे तो ये क्या करेगा, एंगुलर एसएचएम करेगा, स्लाइट डिस्प्लेसमेंट के लिए एसएचएम परफॉर्म करेगा, ये शो करना है। और उसका टाइम पीरियड निकालिए। क्या कहा क्वेश्चन में, रिपीट कर दूं कि लाइट रॉड है, उसके एंड पे इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, दोनों चार्जेस का मास सेम है, लेंथ ऑफ द रॉड l है, ठीक है। वो रॉड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दी होगी E, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी दी होगी आपको E। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रॉड थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे रखी हुई है, या 0 डिग्री ना कह के कहेगा स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखी हुई है, ठीक है। कहेगा शो करिए कि स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेगा, एंगुलर एसएचएम परफॉर्म करेगी, ये डाइपोल एंगुलर एसएचएम परफॉर्म करेगा, इसका टाइम पीरियड निकालो, ठीक। तो आप क्या करेंगे, आप स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देंगे, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देने के बाद आप टॉर्क निकालेंगे। टॉर्क आपको निकालना नहीं है, टॉर्क हम पहले से आपने निकाल रखा है। क्या निकाल रखा है, पी साइन थीटा। इस इक्वेशन को आप डायरेक्टली यूज करेंगे। तो टॉर्क जब स्मॉल थीटा स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोगे तो टॉर्क कितना लगेगा, माइनस पी साइन थीटा, माइनस साइन अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और यूं कहेंगे कि ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, ये नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि ये टॉर्क जो है कौन सा टॉर्क है, रीस्टोरिंग टॉर्क है। इसलिए नेगेटिव साइन हमने लगाया है कि इस टॉर्क की टेंडेंसी ऐसी है कि इट ब्रिंग्स द डाइपोल बैक टू इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्लियर। अब आपको थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, थीटा
इसको आई अल्फा से इक्वेट करा दोगे तो आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी ई इंटू थीटा, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी ई अपॉन आई इंटू थीटा, क्लियर। तो अल्फा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, माइनस ऑफ थीटा के। दिस शोज एस एच एम, आपको याद होगा 11th अपना, तो दिस शोज एस एच एम। नाउ अब इसको उठा के कंपेयर कर दो, कंपेयर विद अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर थीटा से कंपेयर करोगे तो ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, इसके। तो ओमेगा किसके बराबर हो गया है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट पी ई अपॉन आई, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट पी ई अपॉन आई। ओमेगा की जगह लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे ओमेगा की जगह, 2 पाई बाई टी। तो 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू अंडर रूट पी ई अपॉन आई। तो टाइम पीरियड आएगा आपका 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन पी ई। अब आपको ना आई गिवन है ना पी गिवन है, आपको क्यू गिवन है, एम गिवन है, मासेस गिवन है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया और पी को इसके टर्म में रख दो। पी कितना हो गया यहाँ से, पी कितना हुआ, लेंथ ऑफ द रॉड दी हुई एल, मीन्स माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्जेस के बीच की डिस्टेंस एल दी हुई, यानी 2a आपको क्या दिया हुआ, एल। और डाइपोल मोमेंट कितना होता है, क्यू एल। तो डाइपोल मोमेंट हो गया क्यू। मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये दोनों कौन से चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस हैं, तो मीन्स ये दोनों पॉइंट मासेस हैं। तो अब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे सेंटर ऑफ मास के अबाउट, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगा डाइपोल, ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड है। इस पॉइंट के अबाउट निकालोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर। क्या होता है, एम आर स्क्वायर। तो ये इस मास की डिस्टेंस कितनी है, एम, सॉरी इस मास की डिस्टेंस यहाँ से कितनी है, L/2, इसकी कितनी है, L/2। तो एम L/2 स्क्वायर इस वाले मास के लिए, और ये एम है, ये एम है और ये एम है। तो इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम L/2 स्क्वायर प्लस एम L/2 स्क्वायर। तो आई कितना आ जाएगा आपका, ml स्क्वायर अपॉन 2। इन दोनों वैल्यूज को उठा के यहाँ रखो, इन दोनों वैल्यूज को जब आप यहाँ रखोगे तो आपका टाइम पीरियड आएगा निकल के 2 पाई ml स्क्वायर अपॉन 2qle। तो आपका टाइम पीरियड आएगा कितना आएगा, कितना आएगा बच्चों, 2 पाई अंडर रूट ml अपॉन 2qe। ठीक है, यहीं पे मैंने एसएचएम पे प्रॉब्लम करा दिया। डाइपोल से एक ही प्रॉब्लम बनती है एसएचएम की, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में एक प्रॉब्लम ज़रूर बनती है। क्लियर, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री वाला स्टेट स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट है, और स्लाइड डिस्प्लेसमेंट के लिए डाइपोल एसएचएम करेगा, रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा। ठीक है, वो रीस्टोरिंग टॉर्क इक्वेशन डायरेक्टली लिखेंगे और यहाँ से प्रोसीड करते हुए आप सीधे ये टाइम पीरियड निकाल देंगे ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, (180 डिग्री स्टेट में 180 डिग्री स्टेट कर बना के देखेंगे। 180 डिग्री स्टेट में इधर फील्ड है मेरा, माइनस क्यू चार्ज इधर होगा, प्लस क्यू चार्ज इधर होगा, तो डाइपोल मोमेंट इधर आएगा। ठीक है, फील्ड इधर, डाइपोल मोमेंट इधर। जब आपको आप स्लाइटली डिस्प्लेस करोगे तो माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स उधर डेवलप होगा अपोजिट टू द फील्ड, प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स डेवलप होगा इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। तो ये डाइपोल को जिधर आप डिस्प्लेस करोगे उधर ही घुमा देगा, वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन रीस्टोर नहीं कराएगा। ठीक है, इसलिए ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है 180 डिग्री वाली स्टेट। घर में बना के देखेंगे, याद करना है बस इस बात को कि 180 डिग्री स्टेट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट है और 0 डिग्री स्टेट स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट है। आगे चलते हैं। नाउ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, तेजी से देखें। कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस इसलिए पढ़ा रहा हूँ, अब मैं निकालने जा रहा हूँ फील्ड का कैलकुलेशन फॉर रिंग। ठीक है, रिंग के एक्सिस पे फील्ड
पोर्शन ऑफ द रिंग की वजह से फील्ड, ठीक है, वायर की वजह से, स्ट्रेट वायर की वजह से फील्ड, और अलग अलग शेप के वायर की वजह से, अलग अलग शेप की बॉडी से, डिस्क की वजह से फील्ड, अलग अलग शेप की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करने जा रहे हैं हम कूलम्स लॉ लगाकर। फिर इसके बाद गॉस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। हमारा ये बच रहा है, इसके बाद इसमें हमारा फील्ड लाइंस और प्रॉपर्टीज़ बच रहा है और गॉस लॉ बच रहा है इस चैप्टर में। क्लियर बच्चों? तो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस में अभी तक हमने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? पॉइंट चार्ज पढ़ा है। एंटायर चार्ज कहाँ पे है? एक सिंगल पॉइंट पे। पॉइंट मीन जीरो साइज में, जीरो वॉल्यूम में चार्ज अभी हमने पढ़ा था। अब हम क्या ले रहे हैं? फाइनाइट ले रहे हैं। चार्ज का साइज फाइनाइट ले रहे हैं, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन फाइनाइट साइज में ले रहे हैं, ठीक है। चार्ज अगर लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द लेंथ, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है मेरा ओवर द सरफेस, ठीक है, फाइनाइट शेप में डिस्ट्रीब्यूटेड है और सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसे हम क्या कहेंगे? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। और चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इनटू द वॉल्यूम, तो उसे हम क्या कहेंगे? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले देख लें जल्दी जल्दी से लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आपसे पूछेगा नहीं यहाँ पे क्या होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसका यूज़ करना है हमने। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा कंटिन्यूसली ओवर द लेंथ, ठीक है। ये लेंथ एल लेंथ का वायर है और इस लेंथ में टोटल चार्ज है Q। अभी ये चार्ज Q कहाँ था? चार्ज Q एक पॉइंट पे था, अब ये कहाँ है? L लंबाई में है। अब ये पॉइंट चार्ज नहीं है, याद रहे। टोटल चार्ज कितना है इसमें? Q। और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? यूनिफॉर्म है एंड कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे, इसको डील करने के लिए हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे सबसे पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी टोटल चार्ज ऑन दिस वायर अपॉन टोटल लेंथ, चार्ज अपॉन दिस वायर की लेंथ, मीन्स चार्ज पर यूनिट लेंथ निकालेंगे। इसकी यूनिट देखेंगे बच्चों, तो इसकी यूनिट है कूलम पर मीटर। कूलम पर मीटर इज द यूनिट ऑफ दिस लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी मीन्स चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। हमने क्या डिफाइन किया है? चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑन दिस वायर हमने डिफाइन किया है। क्लियर? अगर किसी वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी 2 कूलम पर मीटर है, तो दिस मीन्स दैट एक मीटर लेंथ में कितना चार्ज है? उसमें 2 कूलम चार्ज है। 1 मीटर लेंथ में कितना चार्ज है? 2 कूलम। अगर टोटल वायर की लेंथ 10 मीटर है तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 10 इंटू 2 20 कूलम। तो जितनी लेंथ में चार्ज निकालना हो उतनी लेंथ से हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। लैम्डा अगर हमें पता है तो इस वायर की किसी भी लेंथ पे हम चार्ज निकाल सकते हैं। अगर मैं बहुत छोटी सी लेंथ ले लूँ, बहुत छोटी सी, इस बहुत छोटी सी लेंथ को कैसे डिनोट करते हैं? क्या कहते हैं? DL। DL इज अप्रोचिंग टू जीरो। दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइटली स्मॉल लेंथ, ठीक है। तो इनफाइनाइटली स्मॉल लेंथ जो होगी क्या होगी? एक पॉइंट साइज होगा। ये पॉइंट DL क्या हो गया? एक पॉइंट हो गया ऑन दिस वायर। इस लेंथ पे जो चार्ज होगा, DL लंबाई पे जो चार्ज होगा, वो चार्ज मेरा कैसा होगा? पॉइंट चार्ज होगा। तो इस पे चार्ज अगर मुझे निकालना हो DQ, तो DQ क्या होगा? लैम्डा DL। जितनी भी लेंथ पे चार्ज निकालना होगा उतनी लेंथ से ये लैम्डा को मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो ये मुझे क्या मिल गया? इस वायर पे एक पॉइंट चार्ज मिल गया, ठीक है। अब जब पॉइंट चार्ज मिल गया तो इस वायर की वजह से अगर मैंने R डिस्टेंस पे फील्ड निकालनी है तो 1/4πε0 Q/r² में नहीं लगा सकता हूँ। क्यों नहीं लगा सकता हूँ? कि ये चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं है और 1/4πε0 Q/r² जो पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला है फील्ड कैलकुलेशन का। अलबत्ता पूरे वायर पे ना लगा के मैं इस छोटे से एलिमेंट पे इस पे लगा सकता हूँ। इसकी वजह से अगर मुझे फील्ड निकालनी होगी R डिस्टेंस पे तो मैं निकाल सकता हूँ। क्या होगी? 1/4πε0 dQ/r²। सिर्फ इस पे लगेगा पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला, पूरे वायर पे नहीं लगेगा, ध्यान दें, ठीक है। तो आगे अभी हम कैलकुलेशन देखेंगे फील्ड का कैसे करेंगे इस वायर से आगे सीखेंगे। बहरहाल अभी फ़िलहाल मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहा हूँ। अगर मान लो सपोज हमारे पास ये हो रिंग, R रेडियस का रिंग हो, ये रिंग है, क्या है ये? रिंग। इस पे चार्ज है +Q,
टोटल चार्ज क्या है, कितना है, प्लस क्यू। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्म एंड कंटिन्यूअस। ठीक है, चार्ज कहाँ पे होगा रिंग पे, ऑन द सरकमफेरेंस। क्लियर। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी होगी यहाँ से, क्यू अपॉन चार्ज अपॉन लेंथ, लेंथ इज 2πr। ठीक है, दूसरा कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे हमारा, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास बच्चों यहाँ पे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ओवर द सरफेस, ओवर द सरफेस। ये मेरे पास चार्ज है, ये कोई सरफेस है, टोटल सरफेस एरिया A है और टोटल चार्ज इस पे Q है। अब अगेन ये एक पॉइंट में नहीं है चार्ज, टोटल चार्ज कितना है इस पे, टोटल चार्ज कितना है Q, और टोटल एरिया कितना है सरफेस का, टोटल एरिया ऑफ द सरफेस इज A। तो यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं क्या, यहाँ पे हम निकालेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है मैंने अज्यूम कर लिया, यूनिफॉर्म एंड कंटिन्यूअस। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, तो चार्ज पर यूनिट एरिया इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज। टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, टोटल चार्ज कितना है इस पे Q, और टोटल एरिया कितना है A, इस सरफेस का टोटल एरिया। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इसकी यूनिट क्या होगी, कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मुझे पर यूनिट एरिया पे चार्ज पता लग गया तो इस सरफेस के किसी भी एरिया पे मैं चार्ज निकाल सकता हूँ। ठीक है बच्चों, अगर मैं एक बहुत छोटा सा एरिया कंसिडर कर लूँ, बहुत छोटा सा एरिया, ये मैंने एरिया कंसिडर कर लिया वेरी स्मॉल। कितना एरिया है ये, DS इज अप्रोचिंग टू 0। ठीक है, DS इज अप्रोचिंग टू 0 मीन्स इनफाइनाइटसिमली स्मॉल एरिया। ये इनफाइनाइटसिमली स्मॉल एरिया पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा, DQ, स्मॉल चार्ज होगा, कितना होगा, सिग्मा DS। ठीक है, ये कैसा चार्ज होगा, पॉइंट चार्ज। अगर इतने एरिया DS पे चार्ज निकालना हो तो मुझे चार्ज डेंसिटी पता है, उस चार्ज डेंसिटी से इस एरिया DS को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इस छोटे से एरिया पे चार्ज निकल आएगा। क्लियर बच्चों, सरफेस पे कहाँ जाएगा मेरे पास चार्ज, अगर ये मेरे पास कंडक्टिंग स्फीयर है, कौन सा स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टर की सर चार्ज, कंडक्टर को जब हम चार्ज करते हैं तो एक्सेस चार्ज याद रखें रिसाइड्स करता है ओनली ऑन आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ये बात मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बताई थी। एक्सेस चार्ज कहाँ रिसाइड करता है, ओनली ऑन आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, वॉल्यूम में चार्ज नहीं जाता यहाँ कभी भी। वेदर दिस कंडक्टर, दिस स्फेरिकल कंडक्टर, दिस इज द स्फेरिकल कंडक्टर, ये रिंग नहीं है, स्फेयर है, ये रिंग है, दोनों एक से हैं। मगर कैसे पता लग रहा है ये रिंग है वो स्फेयर है, लिखा हुआ है इस पे ये रिंग है ये स्फेयर है। ठीक है, बनेंगे एक से ही। स्फेयर और रिंग में फ़र्क समझते होंगे आप लोग। तो ये स्फेयर है, कौन सा स्फेयर है, कंडक्टिंग, कंडक्टिंग लिखना है यहाँ पे मैंने, स्फेयर, कंडक्टिंग स्फेयर। तो स्फेयर मेरा सॉलिड होगा या हॉलो होगा, स्फेयर मेरा सॉलिड हो या हॉलो हो, जब मैं उसको एक्सेस चार्ज दूंगा तो कहाँ रिसाइड करेगा, ओनली ऑन आउटर सरफेस, इनर सरफेस पे भी नहीं जाएगा। तो स्फेयर के केस में हमें ओनली सरफेस चार्ज डेंसिटी मिलेगी। याद रहे, एक्सेस पॉजिटिव चार्ज या एक्सेस नेगेटिव चार्ज दोनों ही आउटर सरफेस पे रिसाइड करते हैं। क्लियर, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए कि एक्सेस चार्ज रिसाइड्स ओनली ऑन आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर। कहाँ रिसाइड करता है, आउटर सरफेस पे। तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज Q अपॉन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज 4πr स्क्वायर। तो यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी है Q अपॉन 4πr स्क्वायर। तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा यहाँ बच्चों, तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को देखें, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम देखें तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में
चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इनटू द वॉल्यूम। चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द वॉल्यूम। वॉल्यूम में चार्ज कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? नॉन कंडक्टिंग बॉडी में। नॉन कंडक्टिंग बॉडी को जब भी हम चार्ज करेंगे तो वॉल्यूम में जाएगा चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है? टोटल चार्ज इन दिस नॉन कंडक्टिंग बॉडी इज Q और टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस बॉडी इज, नॉन कंडक्टर है, V। तो यहाँ पे आप निकालेंगे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, उसे कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। किससे डिनोट करते हैं? रो से। इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, Q अपॉन V। यूनिट क्या होती है इसकी? कूलम पर मीटर क्यूब, ठीक है। अगर हम छोटा सा वॉल्यूम ले लें यहाँ, इनफाइनाइटसिमली स्मॉल वॉल्यूम, पॉइंट चार्ज अगर मुझे यहाँ चाहिए तो पॉइंट चार्ज लेने के लिए मैं यहाँ पे बहुत छोटा वॉल्यूम कंसिडर करूँगा अप्रोचिंग टू ज़ीरो। इनफाइनाइटसिमली स्मॉल वॉल्यूम, इस पर जो चार्ज होगा वो कौन सा चार्ज होगा? पॉइंट चार्ज। तो वो कितना होगा? dq बराबर, मुझे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम पता हो, इस dv वॉल्यूम में चार्ज निकालना हो तो रो dv, ठीक है। किसी भी वॉल्यूम में चार्ज निकालना हो, रो पता लग जाए तो किसी भी वॉल्यूम में चार्ज निकालने के लिए इस रो को उस वॉल्यूम से, उतने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर? नाउ ये मेरे पास नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है r रेडियस का, तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में चार्ज आएगा इनटू द वॉल्यूम। कौन सा स्फीयर है? नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। यहाँ पे निकालेंगे रो तो क्या आएगा? टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, Q अपॉन 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। ये तीन डेंसिटीज हमने पढ़ी हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। अब यहाँ से आगे इन्हीं तीन डेंसिटी का यूज़ हम करते चलेंगे, इन्हीं तीन डेंसिटी पे बात होती चलेगी, यहाँ से आगे चलते हुए गॉसेस लॉ तक, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, ठीक है बच्चों। देखें ध्यान से, जल्दी जल्दी, ये रिंग है हमारी। इस रिंग के सरकमफेरेंस पे टोटल चार्ज है Q। ऐसे क्यों बनाया है मैंने रिंग को? इसलिए बनाया है कि रिंग इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द बोर्ड। रिंग ऐसे रखी है, ऐसे, ठीक है, ऐसे रखी है, बोर्ड के परपेंडिकुलर रखा है हमने रिंग को। क्लियर? r रेडियस का रिंग है, ये इसकी एक्सीज है, x एक्सीज। इसकी एक्सीस पे x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है P, इस पॉइंट पे मैंने फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो रिंग इज प्लेस इन, दिस इज y एक्सीस एंड दिस इज z एक्सीस। दिस मीन्स रिंग इज प्लेस इन yz प्लेन। yz प्लेन ये होगा, ये इस प्लेन में रिंग है, इस प्लेन में, मेरी हथेली में है रिंग, ये रिंग है yz प्लेन में, ये इसकी एक्सीस है। क्लियर? तो मैंने क्या करना है, x डिस्टेंस पे पॉइंट P पे फील्ड निकालनी है, रेडियस ऑफ द रिंग इज r, ठीक है। किससे का इस्तेमाल करते हुए? कूलम लॉ का इस्तेमाल करते हुए। वही लगेगा, यहाँ गॉस लॉ नहीं लग सकता है। क्लियर? तो इस रिंग की वजह से इस पॉइंट P पे फील्ड निकालनी है। तो पॉइंट P पे फील्ड निकालने के लिए हमारे पास फील्ड का फार्मूला एक ही है, 1/4πε0 Q/r²। और वो फार्मूला किसका फार्मूला है? पॉइंट चार्ज के लिए है फार्मूला। किसके लिए है? पॉइंट चार्ज के लिए। टोटल चार्ज ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द रिंग इज Q, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म एंड कंटिन्यूअस। तो सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम, ध्यान दें, सबसे पहला काम हम यहाँ पे निकालेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी।
लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर मैं निकालूं रिंग की तो क्या होगी, लैम्डा इज इक्वल टू टोटल चार्ज क्यू है और टोटल लेंथ, कितनी लेंथ में टोटल चार्ज 2πr। ठीक है, अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, चूंकि मेरे पास पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला है तो मुझे क्या करना होगा, इस पूरी रिंग को, ये जो पूरी रिंग है मेरी ये, इस रिंग को छोटे छोटे एलिमेंट में तोड़ना होगा, छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट में तोड़ना होगा। ये एलिमेंट कैसे होंगे, पॉइंट साइज के एलिमेंट में तोड़ना होगा, छोटे छोटे पॉइंट में ब्रेक करना होगा इस पूरी रिंग को। मैं यहाँ पे फील्ड निकालना चाहता हूँ तो इस पूरी रिंग को छोटे छोटे पॉइंट में ब्रेक करना होगा। हर एक पॉइंट की वजह से, हर एक इस छोटे से पॉइंट के ऊपर जो चार्ज होगा डी क्यू, वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, इसकी वजह से, इस पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड निकालूंगा। जितने भी पॉइंट चार्जेस आएंगे सब की वजह से फील्ड निकालूंगा 1/4πε0 लगाकर। जितने भी पॉइंट चार्जेस आए सबका फील्ड निकालूंगा और सारे फील्ड का क्या करूंगा, सम। कौन सा सम, वेक्टर सम, क्योंकि फील्ड निकाल रहा हूं मैं यहाँ। ठीक है, ये कंटिन्यूअस एलिमेंट है। अब कंटिन्यूअस एलिमेंट का वेक्टर सम कैसे होगा, हमें यही देखना है। तो सबसे पहला काम क्या किया मैंने, एक रिंग की सरकमफेरेंस में बहुत छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर लिया। ठीक है, छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर लिया। कैसा एलिमेंट, डीएल लेंथ का कंसिडर। क्या करा मैंने, कंसिडर एन इनफाइनाइटसिमली स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ dl ऑन सरकमफेरेंस ऑफ रिंग। क्या करा मैंने, कंसिडर एन इनफाइनाइटसिमली स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ dl ऑन सरकमफेरेंस ऑफ रिंग। रिंग की सरकमफेरेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर किया। इस छोटे से एलिमेंट पे क्या निकाला, चार्ज, चार्ज ऑन दिस स्मॉल एलिमेंट, चार्ज ऑन दिस एलिमेंट। इस एलिमेंट के ऊपर चार्ज निकालूंगा तो क्या आएगा, डी क्यू बराबर लैम्डा इंटू dl। चार्ज पर यूनिट लेंथ निकाल रखा है, जितनी लेंथ में चार्ज निकालना और dl लंबाई का में चार्ज निकालना है, इस dl लंबाई से इस लैम्डा को मल्टीप्लाई कर दो। यानी कितना आया ये चार्ज, q/2πr इंटू dl। ठीक है, अब ये जो मैंने यहाँ dq लिया था छोटा सा एलिमेंट, ये जो छोटा सा एलिमेंट लिया है dq, ये dq जो लिया चार्ज, इस dq की वजह से इस पॉइंट P पे क्या निकालूंगा मैं, फील्ड। फील्ड कहाँ आएगी, फील्ड कहाँ आएगी, ये प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज की वजह से फील्ड कहाँ आती है, इससे r डिस्टेंस पे फील्ड निकालनी मैंने, इसकी वजह से तो ये डिस्टेंस चाहिए होगी। ये डिस्टेंस कितनी है, ये x है, ये r है, तो ये कितनी है, अंडरवुड कितनी है, r² प्लस x²। और पॉइंट चार्ज की वजह से कहाँ आती है फील्ड, प्लस की वजह से, जरा बताएं जरा, प्लस की वजह से फील्ड आती है इन अवे फ्रॉम द चार्ज, यहाँ आती है। ठीक है, इसी लाइन के लॉन्ग चार्ज से दूर चलना है तो ये प्लस चार्ज है, पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट है, ये सिंगल पॉइंट है, ये दिस इज अ पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट चार्ज की वजह से, इस पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड कहाँ आएगी, कहाँ आएगी फील्ड, यहाँ आएगी DE। ठीक है, तो फील्ड एट P ड्यू टू दिस चार्ज DQ ओनली ऑन द एक्सिस, ये DE। तो फील्ड एट P ड्यू टू दिस चार्ज DQ, ये पॉइंट चार्ज होगा बच्चों, ये पॉइंट, एक पॉइंट लिया मैंने, dl इज अप्रोचिंग टू 0, इनफाइनाइटसिमली स्मॉल dl कितनी होगी, DE इज इक्वल टू 1/4πε0 dq अपॉन r²। r इज दिस अंडरवुड r² प्लस x² का होल स्क्वायर। इसको उठा के यहाँ रख दो। जब आप इसको उठा के यहाँ रखोगे तो DE कितना आएगा, 1/4πε0
Q अपॉन 2πr इंटू डी एल इंटू इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही आप क्या करेंगे, पूरी सरकमफेरेंस पे ये पॉइंट, ये छोटे छोटे पॉइंट एलिमेंट्स लेंगे, हर एक पॉइंट एलिमेंट की वजह से फील्ड निकालेंगे और सारे फील्ड का वेक्टर सम करेंगे। जब आप वेक्टर सम कर रहे होंगे जरा देखें तो क्या होगा, ये एक्सीज है मेरी, मैंने इस एलिमेंट की वजह से, इस एलिमेंट की वजह से यहाँ पे फील्ड निकाली, इस एलिमेंट की वजह से मैंने यहाँ पे फील्ड निकाली, तो कहाँ आई, ऐसे आई। नीचे वाले एलिमेंट की वजह से निकालेंगे ऐसे आएगी, इस वाले एलिमेंट की वजह से निकालेंगे ऐसे आएगी, इस वाले एलिमेंट की वजह से निकालेंगे ऐसे आएगी। तो इस एक्सीस पे पॉइंट फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग आएगी। जब अलग अलग आएगी तो आपको ये अलग अलग डायरेक्शन को ऐड करने के लिए आपको क्या करना होता है, कंपोनेंट मेथड को लगाना होता है। ठीक है, नेट एक्स कंपोनेंट निकालना होता है, नेट वाई कंपोनेंट निकालना होता है, फिर उससे रिजल्टेंट निकालना होता है। ठीक, क्लियर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करते हैं जरा देखें। ऐसी सिचुएशन में मैं अगर जस्ट डायामेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट ले लूँ ऑफ सेम लेंथ डी एल, तो इस पे चार्ज भी वही होगा, सेम डी क्यू। ठीक है, सेम चार्ज होगा डी क्यू लैम्डा डी एल। मैंने जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट ले लिया तो सेम चार्ज होगा। इस एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट की डिस्टेंस, इस एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट की डिस्टेंस यही होगी, कितनी होगी, ये एक्स, ये भी आर, तो कितनी होगी, यही होगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट ले लिया और यहाँ पे मैंने इसकी वजह से फील्ड निकालूंगा, तो इससे आगे चलूँगा ऐसे, ये आएगी डी ई डैश। ठीक है, तो इस डी ई डैश को अगर मैं देखूं तो डी ई डैश क्या होगा, मैंने क्या किया, कंसिडर डायामेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट, डायामेट्रिकली, इस साल बोर्ड में आया है ये क्वेश्चन, 12th बोर्ड में, डायामेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट ऑफ सेम लेंथ ऑन circumference ऑफ लूप। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है, फील्ड होगी सेम होगी, यही सेम होगी डी डैश, यही आएगा चार्ज डी क्यू इंटू लैम्डा डी एल, यही सेम चार्ज आएगा, फील्ड यही आएगी। तो फील्ड एट पी ड्यू टू दिस अपोजिट सिमिलर एलिमेंट, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। ठीक है, इसको दोबारा ये सब चीजें ना लिख के, जगह नहीं है मेरे पास, आप समझ रहे होंगे। डी ई डैश बराबर डी ई कितनी, इतनी ही, 1/4πε0 क्यू इंटू डी एल अपॉन 2πr इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सेम फील्ड आई। ठीक है बच्चों, अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। ठीक है, तो ये भी थीटा और ये भी थीटा होगा, थीटा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डी ई और डी ई डैश को तोड़ रहा हूँ कंपोनेंट में। कहाँ पे तोड़ रहा हूँ, कंपोनेंट में, अलोंग एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। अब क्या कर रहा हूँ मैं, अब मैं कर रहा हूँ ब्रेकिंग डी ई एंड डी ई डैश along axis and perpendicular to the axis of ring। ठीक है, तो अब मैं इसका कंपोनेंट देखूं तो यहां पे क्या जाएगा, डी डैश साइन थीटा, यहां पे क्या जाएगा, डी ई डैश साइन थीटा, और यहां पे क्या जाएगा, डी कॉस थीटा, जिससे थीटा बनता है वो कॉस होता है ना, दूसरा वाला साइन होता है। और इसका कंपोनेंट देखूं यहां पे क्या जाएगा, डी साइन थीटा, क्या जाएगा बच्चों, डी साइन थीटा, और यहां पे क्या जाएगा, डी
कॉस थीटा, ठीक है। चूंकि डी और डी डैश आपस में इक्वल हैं तो ये दोनों कैंसिल आउट कर देंगे कंपोनेंट। पॉइंट पी पे ब्रेक किया है मैंने, यहाँ पे इस पॉइंट पे ब्रेक किया है, वहाँ दिखाया है, ठीक है। और ये दोनों कंपोनेंट एड अप हो जाएंगे। क्लियर? एक बार और सुन लो ध्यान से, एक बार और सुन लो। डी क्यू छोटा सा एलिमेंट लेंगे, उसकी वजह से फील्ड निकालेंगे जो कि आई डी ई, ठीक है। इस पे चार्ज निकालेंगे, फील्ड निकालेंगे जो कि आई डी ई। और मैंने जब डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट निकाला तो वही सेम सिमिलर फील्ड आएगी डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट के लिए। इन दोनों को कंपोनेंट में ब्रेक किया, कहाँ पे? इन दोनों फील्ड को कंपोनेंट में ब्रेक किया अलोंग द एक्सिस और परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो गए? कैंसिल आउट हो गए। और ये दोनों कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? एड अप। तो डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट की वजह से फील्ड कहाँ आएगी? अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग, ठीक है। डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट, इसको मिटा रहा हूं मैं। डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट की वजह से फील्ड कहाँ आएगी? अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग, ठीक है। अब इसको आप लिख दे, यहां एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हैं। क्या लिखना होगा? लिख दूं? कंपोनेंट्स, ये सब लिखना होगा यहाँ। कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रिंग, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रिंग कैंसल ईच अदर while components along the axis of ring get added. Same will happen due to all the diametrically opposite elements, all the diametrically opposite pairs of elements on circumference of ring, ठीक है। सारे डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट की वजह से रिंग की सरकमफेरेंस पे यही काम होगा, ठीक है। सारे डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट के जो कंपोनेंट होंगे परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द रिंग कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे, अलोंग द एक्सिस क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। सो नेट फील्ड जो मिलेगी, सो नेट फील्ड ड्यू टू होल रिंग विल बी along the axis of ring, रिंग की एक्सिस के अलॉन्ग मिलेगी नेट फील्ड। तो सारे सरकमफेरेंस पे जितने भी एलिमेंट है, एक सारे एलिमेंट के ई कॉस थीटा एड अप हो जाएंगे अलॉन्ग द एक्सिस, जो डी कॉस थीटा एड अप हो जाएंगे अलॉन्ग द एक्सिस। यानी नेट फील्ड निकालने के लिए आपको एक्सिस पे क्या करना है? एक्सिस पे ई एक्स निकालने के लिए पूरे डी ई कॉस थीटा, डी ई कॉस थीटा, डी ई कॉस थीटा, सारे रिंग के डी ई कॉस थीटा एक ही डायरेक्शन में मिलेंगे। सारे रिंग के डी ई कॉस थीटा को एलिमेंट के डी ई कॉस थीटा को ऐड कर दो, क्योंकि कंटिन्यूस एलिमेंट है। और कंटिन्यूस एलिमेंट का एडिशन कैसे मिलेगा? पूरी रिंग पे उठा के डी ई कॉस थीटा को इंटीग्रेट कर दो। अगर 2d cos थीटा लिया तो डायमेट्रिकली दो अपोजिट एलिमेंट लिए, तब आप हाफ रिंग लोगे, याद रखना। अगर 2d cos थीटा लिया आपने यहाँ तो हाफ रिंग पे इंटीग्रेशन लोगे। मैं एक एलिमेंट का d cos थीटा लेके पूरी रिंग पे इंटीग्रेट करने का मतलब कि जितने भी एलिमेंट है रिंग पे, सारे एलिमेंट के d cos थीटा एड अप हो गए, ठीक है। तो d यहां से उठाओ, d को, ये d आपके सामने ये है, मैं इसको छोड़ देता हूं। d को यहां से उठाओ और cos थीटा को जो फिगर मैंने यहां से मिटा दिया वहां से उठाओ, ठीक है। तो de, तो ex क्या आएगा आपका? ex आएगा इंटीग्रेशन, इस d को उठा लो बच्चों यहां से,
कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू डी एल अपॉन 2 पाई r इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और ट्रायंगल में आओगे कॉस थीटा, ये ट्रायंगल बना था ना हमारा, ये r था, ये x था, ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू x अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, रिंग वाला फिगर x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब किस पे इंटीग्रेशन लेना है, होल रिंग पे। अब कौन है इसमें वेरिएबल, ये है dl, सारे कांस्टेंट वैल्यू हैं, सबको बाहर उठा दो, बाहर ले आओ। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QX अपॉन, यहाँ पावर कितनी है इसकी 1, यहाँ कितनी है हाफ, 1 प्लस हाफ कितना 3/2, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और ये इंटू 1/2 पाई r इंटीग्रेशन dl। रिंग पे पूरी इंटीग्रेट करना है, ऐसे dl एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक होंगे, 0 से 2 पाई r। जब आप 0 से 2 पाई r लोगे तो सारे dl का एडिशन हो जाएगा। ठीक है, 0 से 2 पाई r तक इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा l, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो क्या आएगा इंटीग्रेशन की वैल्यू, यहाँ से इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी 2 पाई r। ठीक है, तो आपके पास Ex मिलेगा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QX अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू 1/2 पाई r इंटू 2 पाई r, ये कैंसिल होगा तो आपके पास रिजल्ट आएगा Ex इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QX अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये रिंग के एक्सिस पे हमने फील्ड कैलकुलेट किया है। ठीक है, ये हमारा लेक्चर कंटिन्यूड है, रिंग का डिस्कशन अभी पूरा नहीं हुआ है, लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है। अगली क्लास में यहाँ से मैं इसी रिंग के डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, ओके, टाटा बाय बाय।